एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है जो अपने बेटे की बहू से बेइंतहा प्यार करता है। वो इतना प्यार करता है कि उसे अपनी अपनी बेटियों की, अपनी बेटों की किसी की बात अच्छी नहीं लगती थी। उसे सबसे ज़्यादा अच्छी अपनी बहू की बातें लगती थी और इसीलिए वो सबकी बातों को एकदम दरकिनार कर दिया करता था और अपने बेटे की बहू से बेइंतहा प्यार करता था। बात कर रही हूँ 16 अक्टूबर 2022 की रात, लगभग 1 बजे के आसपास का वो वक्त रहा होगा। बुजुर्ग ससुर की अचानक से आंख खुल जाती है और आंख खुलने के बाद वो सीधा ही आंगन की तरफ चला जाता है और जाकर के देखता है कि बहू के कमरे की लाइट जली हुई है। उस लाइट की तरफ वो चला जाता है और जाने के बाद दरवाजे से झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो खिड़की के पास पहुंच जाता है और खिड़की के पास एक दराज सी होती है। उस दराज से जैसे ही उसने झांकने की कोशिश करी तो सामने उसकी बेटे की बहू होती है और उसने तन पर एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था। ना कोई साड़ी थी और ना ही कपड़े थे और ना ही कोई अंडरगारमेंट्स था और वो उजाले में एकदम बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। ससुर अपने ही बहू को चुपके से देखने लगता है। बहू को कुछ वहां पर आहट सी होती है कि शायद उसको कोई बाहर से झांक करके देखने की कोशिश कर रहा है। तुरंत ही वो घर की जो लाइटें होती हैं उसको बंद कर देती है और बंद करने के बाद जैसे ही वो खिड़की खोलती है और खिड़की खोल करके देखती है कि सामने उसका ससुर खड़ा हुआ है। अपने ससुर को इस रूप में देखने के बाद बहू एकदम पानी पानी हो जाती है और कहती है कि पापा, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। बस यहीं पर इसी उम्मीद में एक ऐसा सच छुपा हुआ था। इस सच की किसी ने कल्पना नहीं करी थी और जब ये सच बाहर आता है तो आज ये सच राजस्थान में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाता है। लोगों का अपने ही रिश्तों पर विश्वास करने को जी नहीं चाहता है। इस घटना ने न केवल रिश्तों को शर्मसार किया है बल्कि एक दूसरे पर विश्वास करने को भी कहीं न कहीं जी कतराने की नौबत आई है, बात सामने आई है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक शहर लगता है भरतपुर और इसी शहर का एक थाना लगता है चिकसाना। दरअसल चिकसाना थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है नौ। बात कर रही हूँ 29 मई 2022 की। उस शाम लगभग 6 या 6:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। घर की एक बहू होती है जो बेहद खूबसूरत होती है। बहू खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते वो एक मैसेज करती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इतनी याद आ रही है कि मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है, तुम्हें बहुत सारा प्यार करने का मन कर रहा है। जैसे ये मैसेज पहुंचता है, सामने भगेंद्र उर्फ भोला खड़ा होता है। भोला उस मैसेज को देखता है और देख करके मुस्कुरा देता है और सामने उसका एक दोस्त बैठा हुआ था, दीप। दोनों बैठ करके शराब पी रहे होते हैं। दीप कहता है कि क्या बात है, मन ही मन मुस्कुरा रहे हो। तो फिर भोला कहता है कि भैया, मुस्कुराने वाली बात है तो मुस्कुराऊंगा ही। घर से मैसेज आया है और इसमें कुछ ऐसा लिखा है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। फिर वो दोस्त कहता है कि क्या बात है, अगर बुलाया है तो तुम्हें चले जाना चाहिए। तो उसने कहा कि क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? दिल्ली से भरतपुर की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है और वहां तक पहुंचने में वैसे भी रात हो जाएगी। शाम के 6:30 बजे के आसपास बजे हैं। तभी दीप उसे हिम्मत देता है और कहता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो बिल्कुल भी नहीं रुकता और मैं चला जाता। बस उस मैसेज का जवाब देना था। जवाब में पहुंच गया कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा और तुम्हारे लिए मैं आ रहा हूँ। बस इतना कहना था कि इधर रीमा पूरी तैयारी में जुट जाती है। घर की बहू होती है, वो एकदम तैयारी में जुट जाती है। रात के लगभग 11 बज चुके थे और 11 बजे जब घर के एक एक सदस्य सो जाते हैं तभी दरवाज़ा खुलता है और एक आहट होती है दरवाजे पर। उसी आहट के साथ दरवाज़ा खोल करके रीमा बाहर जाती है और उस भगेंद्र उर्फ भोला को घर के अंदर लेकर के आती है। जैसे ही घर के अंदर लेकर के आती है, घर के सभी सदस्य सो रहे होते हैं। घर में 2 चारपाई होती है। उस चारपाई पर एक पर 2 बच्चे होते हैं
और एक 6 साल का बेटा होता है और दूसरे 4 साल की एक बेटी होती है, कृतिका उर्फ कार्ति। दोनों सो रहे होते हैं और एक चारपाई पर उसका पति पवन कुमार सोया हुआ था। अचानक से तीसरे शख्स की एंट्री हो जाती है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये शायद उसने अपने पति को बुलाया था, लेकिन वो पति नहीं होता है बल्कि प्रेमी होता है। प्रेमी घर के अंदर आता है। एक चारपाई पर बच्चे सो रहे हैं, दूसरे चारपाई पर पति सो रहा है और बीच में कुछ कपड़े बिछा करके वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। वक्त का पहिया भी ठीक वैसे ही बढ़ने लगता है और घर के बाहर एक बाइक खड़ी हुई होती है और बाइक पर दीप खड़ा होकर के इंतज़ार कर रहा होता है कि कब उसका दोस्त अब अंदर से बाहर आएगा। लेकिन जैसे ही रात के लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त होता है, तुरंत ही उसके पति पवन कुमार की आंखें खुल जाती हैं। पवन अपनी आंखों से देख लेता है कि उसके पड़ोसी एक लड़का होता है भगेंद्र उर्फ भोला। उसकी पत्नी रीमा के साथ वो आपत्तिजनक स्थिति में होता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ गलत कृत्य कर रहे थे, गलत तरीके से संबंध बना रहे थे। तभी उसने रोकने की कोशिश की, टोकने की कोशिश की। पत्नी उसको शांत कराने की फिर कोशिश करती है, उसके पैर पकड़ करके माफ़ी मांगने की कोशिश करने लगती है। तभी वो गुस्से में उठता है और उठने के बाद अपने पत्नी को बहुत बुरी तरह से मारता है, लताड़ता है, डांटता है, फटकारता है और कहता है कि तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। जैसे वो यहाँ से निकल करके बाहर भागने की कोशिश करता है, शोर मचाने की कोशिश करता है, इधर पैर पकड़ करके वो अपने पति की रिक्वेस्ट कर रही थी। उधर भगेंद्र उर्फ भोला ने उसके पति पवन कुमार को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसके मुंह को एकदम से बंद कर देता है। बस मुंह को बंद कर देता है और तभी बातचीत में जब उसकी आवाज़ थोड़ी तेज़ निकलने लगती है तो वो अपने हाथ से उसका गला दबाने की पूरी कोशिश करता है और कब उसका गला दबने लगता है उसको पता ही नहीं चलता। इधर उसकी पत्नी पैरों में पड़ी हुई थी और जैसे उसको पकड़ करके खींचने की कोशिश करती है, तुरंत ही वो वहाँ पर गिर जाता है और गिरते ही उसका सर ज़मीन पर लग जाता है और उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। खून निकलने लगता है उसके सर से और दोनों मिलकर के उसकी नस टटोलने की कोशिश करने लगते हैं। तब तक वो मर चुका होता है। अब यहाँ पर करे तो क्या करे, काटे तो खून नहीं। घर में हालांकि सब लोग सोए हुए होते हैं, किसी को अभी तक इस बात का एहसास नहीं होता है कि इस घर के अंदर कत्ल हो चुका है। बाहर दीप खड़ा होकर के इंतज़ार कर रहा होता है। तभी धीरे से आवाज़ बाहर तक जाती है कि दीप जल्दी से तुम अंदर से आओ। अंदर आने के बाद उस व्यक्ति को, पवन कुमार को, एक कपड़े में लपेटा जाता है और उसके लाश को उसके पत्नी से कहा जाता है कि तुम यहाँ की व्यवस्था संभाल लेना, हम इसको लेकर के चले जाते हैं। बाइक पर बिठा करके उसको पूरी तरीके से पैक कर करके सीधा जंगल की तरफ जाते हैं। महज 500 किलोमीटर की दूरी होती है। वहाँ पर ही एक नहर होती है और कपड़े से बांध करके, बोरी से बांध करके लगभग 15 से 20 किलो का बड़ा पत्थर एक उस बोरी के साथ बांध देते हैं और उस नहर में उसको छोड़ देते हैं। और जैसे ही उसको नहर में डालते हैं, लाश सीधा डूब जाती है, नीचे जाकर के बैठ जाती है। अब लाश डूबने के बाद, इससे पहले कि मैं इस कहानी पर आऊं कि इस घटना का खुलासा कैसे हुआ, मैं आपको वहां लेकर के चलती हूँ जब इनकी शादी होती है। जब शादी होती है तब ये लड़का 30 साल का होता है, जिसका नाम पवन कुमार होता है, जो कि भरतपुर के इस नहो गांव का रहने वाला होता है। और कानपुर की रहने वाली ये रीमा होती है। इसकी उम्र उस समय 16 साल की होती है। 3 जून 2015 को पूरे रीति रिवाज के साथ ये दोनों परिवार के सहमति के हिसाब से दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन 14 साल का अंतर होता है दोनों पति और पत्नी में। शादी हो जाती है। ये अपने पत्नी को जब लेकर के आता है तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगता है और एक इनको बेटा पैदा होता है जिसका नाम कार्तिक रखते हैं ये लोग। और कुछ दिन के बाद एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम ये कृतिका रखते हैं।
दोनों परिवार में इतना खुश थे। ये दोनों सगी बहनें भी होती हैं, माता पिता भी होते हैं। तो एक दिन पवन कुमार अपने पिता से कहता है, पापा अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं अपने पत्नी को दिल्ली में लेकर के जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ, वहीं इसे रखना चाहता हूँ। मुझे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं खाना बनाने में, अगर ये साथ रहेगी तो अच्छा खाना मिलेगा और बच्चों को भी मैं अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करूँगा। पिताजी उसको वहाँ पर हाँ कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम दिल्ली में रहना चाहते हो तो रहो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। उसके पिता हरि प्रसाद शर्मा इस बात की परमिशन दे देते हैं और ये पवन कुमार अपने पत्नी रीमा को लेकर के सीधा दिल्ली चला जाता है। 14 साल छोटी अपनी पत्नी के साथ बड़ी ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। इसी बीच में घर आने जाने की शुरुआत हो जाती है भगेंद्र उर्फ भोला की। वो इसी गांव का रहने वाला होता है, नोह गांव का, जहां का ये पवन कुमार रहने वाला होता है। और पवन कुमार और भगेंद्र उर्फ भोला जब कभी कभी आपस में बैठते थे, एक दूसरे के साथ शराब पीते थे, एक दूसरे के साथ सुख दुख की बातें किया करते थे, तभी इस रीमा को ये लड़का भगेंद्र उर्फ भोला अच्छा लगने लगता है। इसकी बातें उसे अच्छी लगने लगती हैं। तीनों बैठ करके एक साथ खूब सारी बातें किया करते थे। पवन अब काम करने के लिए बाहर चला जाता था, तो वो मौका देखते ही बच्चों को स्कूल भेज दिया करती थी और साथ ही भोला को अपने घर पर बुला लिया करती थी। दोनों की शुरुआत दोस्ती से होती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इन लोगों को पता ही नहीं चलता। इन लोगों का एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनने लगता है। जब मौका मिलता था तब ये शारीरिक संबंध बनाते थे। लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में 2020-2021 ऐसा आता है जिसने कितने ही लोगों की ज़िंदगी में तूफान ला करके खड़ा कर दिया। यानी कि कोरोना का काल शुरू होता है, बड़ी संख्या में लोगों के काम बंद हो जाते हैं और पवन कुमार को भी यहाँ पर लगता है कि शायद मैं यहाँ पे रहूँगा तो सरवाइव नहीं कर पाऊँगा। अपने पिताजी से वो बात कर लेता है कि पापा काम पूरी तरीके से ठप हो चुका है, बंद हो चुका है, अगर आपको कोई दिक्कत कोई एतराज़ ना हो तो मैं अपने पत्नी रीमा को लेकर के यहाँ वापस आना चाहता हूँ, यानी कि गाँव। पिताजी हरिप्रसाद शर्मा कहते हैं कि बेटा परेशान मत हो, तुम यहाँ गांव में रहो और गांव में रह करके तुम जो भी काम कर सकते हो वो काम करना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस अपने पत्नी को लेकर के वो वापस गांव चला आता है और यहीं पर कुछ न कुछ अपने काम के तलाश में जुट जाता है। इसी बीच में रीमा को कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद उसको भगेंद्र उर्फ भोला की बहुत सख्त ज़रूरत है। उसे बात करने का उसका मन करता है क्योंकि पति और पत्नी की उम्र में 14 साल का जो अंतर था वो इनके शारीरिक संबंधों में साफ झलकता था। वो कहीं न कहीं उसको संतुष्ट नहीं कर पाता था, कहीं न कहीं उसको वो खुश नहीं कर पाता था और इसीलिए उसका मन पति में कम और भोला में ज़्यादा लगता था। अब जब भी उसका मन करता था, जब भी भोला गांव अपने घूमने आया करता था, तब वो दोनों प्लानिंग किया करते थे कि प्लानिंग कुछ इस तरीके से होती है कि जब तुम आओगे घर पर तो मैं परिवार वालों को दूध में या फिर खाने की चीज़ों में कुछ ऐसी दवाइयाँ दे दूँगी, ऐसी नशीली चीज़ दे दूँगी जिससे खाने के बाद पूरा परिवार एकदम सो जाता है। घर के अंदर 2 बहनें होती है, यानी कि उसकी एक ननद होती है, पति और ससुर एक होता है और सास भी होती है। सबके खाने में वो कुछ ऐसी चीज़ मिला दिया करती थी जिससे कि भगेंद्र उर्फ भोला घर में आ सके। दोनों रात बेरात में घंटे 2 घंटे 3 घंटे एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे और फिर वो चला जाया करता था। ऐसे ही लंबे समय से ये प्रयोग चल रहा था। रीमा अपनी ज़िंदगी में एकदम खुश थी, भगेंद्र अपने ज़िंदगी में खुश था और कभी भी उस पवन कुमार को शक ही नहीं होता है कि उसकी पत्नी के उसी के गांव के लड़के से अवैध संबंध हो जाते हैं, जबकि वो लड़का गांव में कम और दिल्ली में ज़्यादा रहा करता था। ये जब भी उसका मन करता था उसको फ़ोन करती थी, मैसेज करती थी और बुला लिया करती थी और वो यहाँ पर आ जाया करता था। ठीक 29 मई 2024 की ये बात है। 22 की रात को उसने इसी तरीके से उसको बुलाया था, लेकिन वो कभी नहीं जानती थी कि आज उसके पति की ज़िंदगी का आखिरी दिन है।
उसकी हत्या करके वो नहर में डाल देंगे। वक्त आगे गुजर जाता है। अगला दिन यानी कि ये जो गायब हो जाता है, उसका पति जो होता है वो गायब हो जाता है। तो 29 मई को ये गायब होता है और तभी 29 मई को गायब होने के बाद अगले ही दिन इसने थाने में तहरीर दी और तहरीर देने के बाद उसका पिता वहाँ पर कहता है कि साहब मेरे बेटे का कहीं अता पता नहीं चल रहा है, मैंने उसे सब जगह ढूंढा। उसके पत्नी से जब पूछा जाता है तो वो कहती है कि रात को ठीक ठाक मेरे पास सोए हुए थे, जब मेरी आँख खुलती है सुबह 4 बजे के आसपास तो घर में वो नहीं हुए थे। मैं करूँ तो क्या करूँ, मैंने बहुत ढूंढा। अब ससुर अपने बेटे की बहू पर अपने बेटे से कहीं ज़्यादा भरोसा करता था, क्योंकि उसका बेटा शराब पीता था, कई ऐसे काम भी करता था जो शायद उसके पिता को पसंद नहीं थे। लेकिन बहू के काम ऐसे होते हैं जो उसे बहुत ज़्यादा, अपने बेटे से भी ज़्यादा उसकी इज्जत किया करता था, उसे माना करता था। इधर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और हर तरीके से पवन कुमार की पता करने की कोशिश की जाती है, लेकिन पवन का कोई भी सुराग नहीं लग रहा था। इसको लेकर के पूरे घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार सभी लोग परेशान थे। ऐसा कौन व्यक्ति था, सब के सब एकदम चिंतित थे। लेकिन जब कहीं कोई सुराग नहीं लगता है तो धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ससुर हरिप्रसाद शर्मा से कहते हैं पुलिस कि हमें तुम्हारे बहू से बातचीत करनी है, पुलिस कहती है, फिर वो कहता है कि मैं सब पर यकीन खो सकता हूँ लेकिन मैं अपने बेटी पर, बहू पर यकीन नहीं खो सकता, क्योंकि वो मेरी बेटी से भी ज़्यादा यकीन है मुझे इस पर। मुझे अपने बहू पर पूरा भरोसा है। वो पवन कुमार के साथ कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। शादी को इतने साल हो गए हैं लेकिन मैंने इन दोनों को आपस में कभी झगड़ते नहीं देखा, लड़ते ही नहीं देखा है। ससुर अपनी बहू पर इतना ज़्यादा भरोसा करता था कि पुलिस वाले जब उससे पूछताछ करने की कोशिश करते थे तो वो उसकी ढाल बन करके सामने आ जाया करता था, सामने खड़ा हो जाया करता था। और ऐसे ही वक्त गुजरते चला जाता है आगे तक। और जब भी मौका मिलता था, अब रीमा को, वो अपने इस प्रेमी को बिल्कुल इसी तरीके से घर में बुला लिया करती थी। कुछ दिन के लिए उसने ब्रेक लगा दिया था, लेकिन जब 1, 2, 3, 4 महीने गुजर जाते हैं तब वो उससे कहती है कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, मुझे तुमसे प्यार करने का बहुत मन कर रहा है, मुझे तुम्हें देखने की बहुत तलब हो रही है। ठीक वैसे ही मैसेज जिसे पहले मैसेज किया करती थी भगेंद्र उर्फ भोला, उसके बताए हुए तारीख यानी कि 16 अक्टूबर 2022 को वो आ जाता है उसके घर पर। और रात के जैसे ही 1 बजते हैं, उसका पिता हरिप्रसाद शर्मा वो सो नहीं पा रहा था। उसे अपने बेटे की याद आ रही थी। वो अपने बेटे को लेकर के परेशान था कि आखिरकार उसका बेटा कहाँ चला गया है, किस हालत में होगा, कैसे होगा, वो समझ नहीं पा रहा था। आँख खुलती है, वो आंगन में टहल रहा होता है। टहलते टहलते देखता है कि बेटे की बहू की कमरे की लाइट जल रही है और वहाँ से कुछ अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही हैं। तभी वो दरवाजे से झांकने की कोशिश करता है, कुछ नहीं दिखता। तो फिर वो खिड़की से झांकने की कोशिश करता है तो फिर वो सामने देखता है कि भगेंद्र उर्फ भोला और साथ ही उसके बेटे की जो बहू होती है वह आपत्तिजनक स्थिति में होती है। उसे गुस्सा आ जाता है उसके ससुर को और वो इस बात का एतराज़ करता है, विरोध करता है। और जब विरोध करने की कोशिश करता है तभी उसे पता चलता है कि इन दोनों के आपस में संबंध है। उस दिन के बाद तो आई गई हो जाती है। बहू अपने तरीके से ससुर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कहते हैं कि सच जो होता है वो कभी छुपता नहीं है, वो एक न एक दिन सामने ज़रूर आता है। ठीक वैसे ही क्राइम को कितनी भी शातिर तरीके से क्यों न किया जाए, क्राइम भी कभी छुपता नहीं है। और इसी बीच में जो भगेंद्र उर्फ भोला होता है वो जोश में आकर के धमकी दे देता है हरिप्रसाद शर्मा को और कहता है कि जैसा अंजाम तेरे बेटे के साथ किया है ठीक तेरे साथ भी वैसा ही अंजाम होगा यदि तूने कुछ बोलने की या बताने की किसी को कोशिश की तो। पुलिस को यहाँ पर सहारा लिया जाता है। पुलिस बहू वापस अपने मायके भेज दी जाती है कानपुर और परिवार के लोगों ने कमरे की तलाशी ली तो देखते हैं कि घर में कई जगह ऐसे कपड़े मिलते हैं जहां खून के धब्बे लगे हुए थे। तभी इन्हें शक होता है और पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास जाने के बाद भगेंद्र उर्फ भोला और रीमा को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है।
पुलिस जब इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो पूरी कहानी पुलिस के सामने ये लोग रख देते हैं। और जब ये बात अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग यहाँ पर हैरान थे, परेशान थे कि जिस बहू को बेटी से भी बढ़कर माना गया, उस बहू ने अपने ही पति को धोखा दे दिया और अपने ही ससुर को धोखा दे दिया और अपने उन 2 बच्चों को धोखा दे दिया, कृतिका और दूसरा कार्तिक, जो अभी छोटे हैं और अभी एक 6 साल का है और एक 4 साल की है। उनकी ज़िंदगी आगे अब कैसे कटेगी? बाप का प्यार तो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। माँ जो है वो सलाखों के पीछे पहुँच चुकी है और एक और ज़िंदगी जो काफ़ी दिन से उसके साथ होती है, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी भी अब कहीं न कहीं ख़राब हो चुकी है भोला की। अब शायद 2 लोगों की ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी, 2 बच्चों की ज़िंदगी, भविष्य कैसे होगा, अंधकार में चला गया है। आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बिन माँ बाप के बच्चे कैसे पलते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। आप सभी लोगों को जागरूक करना है, आप सभी लोगों को सचेत करना है और आपको ये बताना है कि आज के समय में जो नाजायज़ संबंध होते हैं, जो ये गलत एट्रैक्शन जो होता है हम लोग को, इसका नतीजा बहुत ही गलत होता है, इसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। इसलिए इस तरीके की कदम उठाने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि इससे कोई बस होता है तो कुछ पल का सुख होता है, लेकिन इससे कई सारी ज़िंदगियाँ खराब हो जाती हैं और इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है, इससे नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए इस तरीके का कदम कभी नहीं उठाना चाहिए, रिश्तों में हमेशा ईमानदार होना चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।